वो रातें जब मुंबई की झुग्गियों में लोग सोने से पहले सोचते थे कि शायद कल सुबह उनकी आंखें कभी न खुलें। कातिल कौन था कोई जानता नहीं, मगर उसकी बेरहमी हर किसी ने देखी। इस दुनिया में बहुत से सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने बहुत से हीनियस क्राइम किए हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे कई बेगुनाह लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसे मिस सिर्फ आदमी और औरतों को मौत की घाट उतारा, बल्कि बच्चे और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से ये सीरियल किलर कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही है, जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई शहर में दहशत फैला दी थी। मुंबई, आज का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी मुंबई में सन्नाटा फैल जाता था। आज की कहानी थोड़ी लंबी भी है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये कहानी लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया है। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। जुलाई 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास पोईसेर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। देखने से लग रहा था जैसे किसी नोकीले और मजबूत हथियार से हमला किया गया हो। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। जब उस औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा, तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, मगर जांच ढूंढने की पुलिस को लगा कि शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से कत्ल हुआ होगा। मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहां से कुछ किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सिर पर बुरी तरह हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। इन दोनों मर्डर के बीच कोई कनेक्शन तो सकता है, ये सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह गई। यहाँ भी कातिल ने तीनों के सिर पर किसी मजबूत नुकीली चीज से हमला किया था, मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई वो ये कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहां से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब पुलिस को 1 हफ्ते पहले हुए वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह सिर पर वार करके कत्ल किया गया था। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों मुंबई में अभी बारिश हो रही थी और ये हथियार और छाता दोनों झोपड़ी के बाहर मिले थे, तो बारिश के पानी ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मरने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आया। अब मुंबई पुलिस ने कातिल को ढूंढना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए, मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी में 3 बातें कॉमन थी। पहला कि सभी का मर्डर रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच हुआ था। जितनी भी लाशें मिली उनमें से किसी का भी मर्डर दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा था, सभी के सिर पर उसने नुकीली हथियार से हमला किया गया था। और तीसरा कि सभी मरने वाले गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, जिसका मतलब था कि इन सब हत्या के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे मुंबई में इतना आतंक फैल गया कि शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट और सभी तरह के मार्केट बंद होने लगे। कभी न रुकने वाली मुंबई में भी शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही लोगों ने अपने घर की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब बंद कर लेते। लोगों ने घरों के बाहर या फिर बालकनी में भी सोना बंद कर दिया था। कई लोगों ने अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और शाम होते ही घर के सारे मर्द लाठी और डंडे लेकर पूरी रात ग्रुप में घूमते। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ ये हुई कि जब भी इन लोगों को कोई अकेला भिखारी या उस इलाके में घूमता नजर आता और उस पर थोड़ा सा भी शक होता तो वो उसकी पिटाई कर देते, जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मरते मरते बचे।
कई बार तो पुलिस को बीच में आना पड़ता भीड़ को रोकने के लिए। मगर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते रहे। ना तो किसी ने कातिल को आते हुए देखा था और नहीं जाती। वो चुपचाप अंधेरे में आता, अपना शिकार करता और निकल जाता। इसी बीच लोगों में ये अफवाह फैल गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई मायावी आदमी है जो लोगों को मारने के बाद किसी तोते या बिल्ली का रूप लेकर गायब हो जाता है। इसलिए ना तो कोई इसे आते हुए देखता है और नहीं जाते हुए। पुलिस की नाकामी ने भी इन सब अफवाहों को जोड़ दिया और लोग ये सब बातें बनाने लगे। उस वक्त मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे उनका नाम था एस मोदक। उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था। जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने ये केस सीआईडी को दे दिया और सीआईडी की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में ही क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था और वो उस वक्त क्राइम ब्रांच के सबसे यंग डीसीपी थे। हालांकि जब रमाकांत कुलकर्णी को ये केस दिया गया तो क्राइम ब्रांच के कई ऑफिसर ने इसका विरोध किया कि इतना सेंसिटिव केस इन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी अभी सीआईडी को ज्वाइन किया है और इनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मगर इन सब विरोधों के बाद भी ये केस उन्हें ही दिया गया था। इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी ने अपने अंडर पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए 24 घंटे उन इलाकों में गश्त करने लगे। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव वक्काटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से 1966 के बीच भी कुछ इसी तरह की सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। उस वक्त ये सभी घटनाएं मुंबई के भारी इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ मूर्ति पाटी के पानी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए हमला किया गया था, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त वो अपने किसी मजबूत नुकीली चीज से ही लोगों के सिर पर वार किया था। तो 1965 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं, दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव वक्काटकर भायखला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक रात जब इंस्पेक्टर वक्काटकर अपने टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के उस इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त भी सभी अपने घर में घुस जाते थे। तो इंस्पेक्टर वक्काटकर को उस पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रमन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर वक्काटकर का शक और बढ़ा तो वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर वक्काटकर ने जब इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी, डलवाए, तलवारी, अन्ना तंबी और बिल्लू स्वामी। इसका जन्म 1919 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और अब ये 20 साल का हुआ तो अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया और एक मिल में कुछ महीनों तक काम किया। मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी और एक बार इसी चोरी की वजह से ये पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने राघव को पकड़कर भायखला जेल भेज दिया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये वही भायखला जेल है जहाँ ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। खैर, जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और उन्हें फिर से कई चोरियों डकैती की, जिसके लिए वो एक बार 5 साल की कैद भी काट चुका था। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वक्काटकर रमन राघव से 9 हत्याओं के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता। वो इसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। जब इन सभी टॉर्चरों का रमन राघव पर कोई असर नहीं होता तो इंस्पेक्टर वक्काटकर राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर अगले 2 सालों तक मुंबई में कहीं भी दिखा तो इसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर वो राघव को वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वासु कटकर ने बताया कि राघव को मुंबई से तड़ी पार करने के अचानक बाद ही वहां हो रहे हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और 19 हमलों के बाद दूसरा वैसा और कोई हमला नहीं हुआ था। मगर इसके 2 साल बाद ही 1968 में हमले फिर से शुरू हो चुके थे। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965-66 की इन घटनाओं और रमन राघव के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि इन सभी हमलों के पीछे रमन राघव का ही हाथ है और वह 2 साल बाद दोबारा मुंबई आ चुका है। उन्होंने युक्त रावण राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए। उस रिकॉर्ड्स में राघव के फिंगरप्रिंट्स, फोटो और उससे जुड़ी सारी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने राघव की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया और ये अलर्ट किया कि ये आदमी जहां भी दिखे सिर्फ उसे गिरफ्तार करें। अब पूरा पुलिस महकमा रमन राघव की तलाश में जुट गया। इसी बीच राघव ने 25-26 अगस्त 1968 की रात में मलाड के चिंचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां से उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गया।
उसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स को रमन राघव की फाइल से मैच किया गया और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अब ये कंफर्म हो गया था कि जो सीरियल किलिंग के मामले इतने दिनों से चल रहे हैं उसमें रमन राघव का ही हाथ है। मगर राघव गायब था और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे उसे ढूंढने के लिए। मुंबई की हर पुलिस अपने हाथों में राघव की फोटो लेकर पूछताछ कर रही थी, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एक बार पुलिस राघव को ढूंढते हुए पॉइसर के बाहरी इलाके में पहुंची। जब पुलिस ने ये फोटो मंजुला बाई को दिखाई तो वो ये फोटो देखते ही उसे पहचान गई। वो बोली ये तो अन्ना है और आज सुबह उसने उसे देखा था जब वो कुएं से पानी भरने गई थी। पुलिस ने जैसे ही मंजुला बाई की ये बात सुनी उनकी आंखें चमकने लगी। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसे पता है कि राघव कहाँ रहता है तो उसने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है, मैंने आज खुद कई दिनों बाद अन्ना को यहाँ देखा था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि जब उसने राघव को देखा तो उसका हुलिया कैसा था और उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो मंजुला बाई ने बताया कि आज सुबह जब उसने अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस के जूते पहन रखे थे। और हाँ, अन्ना के हाथ में एक छतरी भी थी। मुंबई पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली उसने फौरन ही वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में ये मैसेज फैला दिया कि अगर इस हुलिये का कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे फौरन गिरफ्तार करें। पुलिस पूरे दिन और रात भर उन एरिया की खाक छानती रही जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था, मगर राघव उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फीलो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन रंग के जूते पहने भिंडी बाजार के आसपास घूमता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक छतरी थी जो गीली थी और उसके जूतों में कीचड़ लगा हुआ था। इसका मतलब था कि वह कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई थी, क्योंकि उस दिन भिंडी बाजार के आसपास कोई बारिश नहीं हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फीलो को लगता है कि यही रमन राघव है, मगर फिर भी वो एक बार उसे पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे कपड़े सिर्फ रमन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स उसके नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कपड़ों पर कुछ खून के छींटों के निशान हैं। उसके बाद वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास 2 चश्मे, शुरू करने की 2 कैंचियाँ, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज़ मिलते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर एलेक्स उसका नाम पूछते हैं तो बोलता है सिंधी डलवाई। एलेक्स स्पैरो को याद आता है कि रमन राघव का एक नाम सिंधी डलवाई भी है। उसके फौरन बाद वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। राघव बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके साथ चल देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एलेक्स स्पैरो अपने सीनियर को इसकी जानकारी देते हैं। ये सुनते हैं कि रमन राघव पकड़ा गया है। फौरन क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसकी उंगलियों के निशान लेते हैं और फिर मलाड चिंचोली मर्डर्स पॉइंट से मिले फिंगरप्रिंट से मिलान करते हैं। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं और दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच होते ही उसी दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिशियली रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। तो इतने दिनों से जिस सीरियल किलर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, दिल्ली पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद रमन राघव के पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह लोगों में फैलती है। उसी दिन शाम होने तक तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर जश्न मनाने लगते हैं। रमन राघव की गिरफ्तारी से पुलिस कमिश्नर पीएस मोदक इतने खुश होते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर एलेक्स कियालो को 1000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। अब रमन राघव तो पकड़ा गया, मगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने चैलेंज ये था कि उसका गुनाह कैसे कबूल करवाया जाए, क्योंकि 2 साल पहले भी जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने अपना मुंह नहीं खोला था। खैर, इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और उससे कई सवाल पूछे गए, मगर वो चुपचाप बैठा रहा। पुलिस को पता था कि इस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने प्यार से भी उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। राघव का इंटरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने उसके साथ सारे हथकंडे अपना लिए, मगर उसने मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बताए। राम राघव बिना एक पल गवाए 2 दिन बाद पहली बार बोला, मुर्गी। उसके बाद वहीं पास के एक होटल से उसके लिए चिकन करी मंगाई गई और उसे दी गई। राघव ने प्लेट चाट कर चिकन खाया और कुछ मिनटों में ही सारा खत्म कर दिया। उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि और कुछ चाहिए, तो वो दोबारा बोला, मुर्गी। फिर उसके लिए दोबारा चिकन मंगाया गया और चिकन खत्म होने के बाद एक बार फिर उससे पूछा गया कि उसे और कुछ चाहिए तो बता दे, तो वो बोला उसे नारियल का तेल, घी और शीशा चाहिए और एक वेश्या भी चाहिए, वो उसके साथ सोना चाहता है। मगर उसकी वेश्या वाली ख्वाहिश को मना कर दिया गया क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर हाँ, उसके लिए नारियल तेल, शीशा और कंघा का ज़रूर इंतज़ाम किया गया। उसके बाद उसने वो नारियल तेल अपने बालों में लगाया
और फिर उस तेल से पूरे शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ की। इसके बाद उसने कंगन से अपने बाल बना लें और शीशी में बहुत देर तक खुद को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला कि अब पूछें जो भी आपको मुझसे पूछना है। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो राघव बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और रमन राघव ने अपनी कहानी शुरू की। वो बोला कि 2 साल पहले 1966 में उसे मुंबई से तड़ीपार किया गया था, तो वहाँ से पुणे की तरफ चला गया और वड़गांव, देहू और तलेगांव नाम की जगह पर चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। तलेगांव में एक बार वो एक चाय की दुकान पर गया और उसने वहाँ से कड़क प्योर दूध की चाय बनाने को कहा, मगर चाय वाले ने उसकी चाय में दूध कम और पानी ज़्यादा डाल दिया। इस बात तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उसने इस चाय वाले का मर्डर करने का फैसला कर लिया। शाम को जब चाय वाला दुकान बंद करके घर जाने लगा तो वो भी उसका पीछा करने लगा, मगर इसी बीच वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे चोरी के केस में पकड़ लिया और फिर 1.5 साल के लिए वड़गांव जेल भेज दिया। राघव ने बताया कि जब वो 1.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो वहाँ से ट्रेन पकड़कर करजत महाराष्ट्र गया और फिर कुछ दिन करजत में बिताने के बाद वो जुलाई 1968 में बोरीवली मुंबई पहुंचा। इसके बाद उसने वहां पर अगले कुछ दिनों तक कई छोटी मोटी चोरी की। एक दिन जब वो सार पुल के पास से गुजर रहा था तो उसे हार्डवेयर की दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल का हैंडल पड़ा हुआ मिला। वहां से उठाता है और जोगेश्वरी में एक लुहार के पास लेकर जाता और कहता है कि उसे इस लोहे की रॉड को सीधा करके आगे से थोड़ा मोड़ के हुक जैसा और नोकीला बना दे। वो जैसा बोलता है लुहार उसे वैसा ही बना देता है, फिर अपना हथियार लेकर वहां से चल देता है। उसके 1-2 दिन बाद एक रात वो पुईसर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसके सर पर अपने हथियार की जोरदार वार किया। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा तो उसने उसके सर पर फिर से वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मगर इतने में घर के अंदर सो रही औरत जाग गई और ये देखकर वो चिल्लाने लगी तो वहां से भाग गया। भागते भागते वो वहां से मलाड की तरफ पहुंचा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। मलाड में एक झोपड़ी के बाहर खाट पर उसे एक आदमी सोता हुआ मिला। उसके बाद वो उसके करीब गया और उसने उस सोते हुए आदमी के सर पर अपने हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। उस आदमी की वहीं मौत हो गई। जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसने उसकी घड़ी उतारकर खुद पहन ली। फिर वहां से उसने एक टॉर्च, एक छाता, कुछ मूंगफली और एक झोला उठाया और मलाड के जंगलों की तरफ भाग गया। उस झोले में से उसे कुल 262 रुपए मिले थे। राघव ने बताया कि इसके कुछ दिन बाद जब वो एक रात मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तो उसे एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी दिखी। वो पीछे की तरफ से झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत ने एक सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। उसका दिल उस सोने के मंगलसूत्र पर आ गया तो वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा, मगर वो औरत सुबह 4 बजे तक सोई नहीं तो वहां से वापस चला गया। फिर वो अगली 4 रातों तक झोपड़ी का चक्कर लगाता रहा, मगर वो औरत हमेशा उसे झांकती हुई मिलती। 5वें दिन काफी बारिश हो रही थी, मगर फिर भी वो छाता लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत सो रही है और उसी के बगल में उसका पति भी दूसरी खाट पर सो रहा था। उसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस रस्सी को काट दिया जिससे झोपड़ी का गेट बंद किया गया था। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और अपने उस नुकीले हुक जैसे हथियार से उस आदमी के सर पर कई वार किए और उस आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसका 1 महीने का बच्चा भी उठ गया और जोर जोर से रोने लगा तो उसने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आया और इधर उधर नजर मारी कि कोई देख तो नहीं रहा और अपना हथियार और छाता वहीं रख दिया। फिर वो वापस अंदर गया। फिर उसने उस औरत का मंगलसूत्र उतार कर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वो इस मरी हुई औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा, मगर इतने में एक बड़ी सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वो अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन वो अपना हथियार और छाता लेने वापस गया, मगर उसे वहां कुछ नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने उसका हथियार और छाता फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने उस सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि वो सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल था।
फिर राघव ने बताया कि इसके बाद वो चिंचोली मलाड में अपने पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उसे बोला कि उसे एक झोपड़ी बनाने और ज़मीन खोदने के लिए एक लोहे का लंबा सरिया चाहिए। माइकल उसे लगभग 400 फुट की एक लोहे की रॉड दे देता है और बोलता है कि जब काम हो जाए तो वापस कर देना। फिर वो इस रॉड को लेकर वहाँ से निकल देता है। इसके 3-4 दिन बाद वो एक रात कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन वो वहां से वापस चला गया। अगले दिन वो फिर वापस आया और झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रॉड से उस सोते हुए आदमी के सर पर 4-5 हमले किए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की घड़ी उतार कर रख ली। उसकी जेब में 34 पेन थे, उसे भी ले लिया। फिर उसे वहां से 1 रुपए के 5 नोट मिले। वो पैसे लेने के बाद उसने वहां से डालडा घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाया और वहां से भाग गया। बाद में उसने वो घड़ी 30 रुपए में एक दुकान पर बेच दी। इसके बाद वो जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां वो पहले गया था। उसने जो रॉड अपने दोस्त माइकल से ली थी, उस रॉड का भी पहले जैसा ही हथियार बनवा लिया। इसके 3-4 दिन बाद वो बोरीवली की तरफ गया। वहां भी एक आदमी उसे झोपड़ी के अंदर अकेला सोता हुआ मिला तो वो झोपड़ी में घुस आया और अपने नए हथियार से उसके सर पर कई वार किए और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस निकालकर अपनी जेब में रख ली। उसकी झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत खाना बना हुआ था, उसने वो खाना खाया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वो झोपड़ी में घुस आया और अपने हथियार से उस औरत पर 2-3 हमले किए और औरत ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। राघव बोला कि जब उसने वो चादर उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। ये देखकर उसके अंदर द हैवान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो वो वहां से उठा और झोपड़ी में जो भी खाना था वो उसने लेकर वहां से निकल गया और वहीं पर रखी चाय पत्ती को लेकर वहां से भाग गया। अपने कबूलनामे में उसने ऐसे ही कई और खतरों के बारे में बताया। फिर जब पुलिस ने राघव से 2 साल पहले एक के बाद एक लगातार हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वो सभी मर्डर उसी ने किए थे और 1965-66 के बीच उसने लगभग 24 मर्डर किए थे और कुल मिलाकर उसने अपने कबूलनामे में 41 मर्डर करने की बात को कबूला। उसने बताया कि मर्डर 41 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल उसे इतना ही याद है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा तो वो बोला कि ये सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सबको मारने के लिए कहा था। अब पुलिस कबूलनामा तो मिल गया, मगर अब जरूरी था उसका हथियार, क्योंकि कोर्ट में उसे गुनहगार साबित करने के लिए कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार को बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब पुलिस ने रमन राघव से पूछा कि जिस हथियार से इसमें सबका मर्डर किया वो कहाँ है, तो वो पुलिस को अपने साथ आरे रोड के जंगल में ले गया और वहां एक अपने हथियार निकाल कर दिए, जिसमें उसका वो लोहे का नुकीला हथियार और चाकू था। उसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी के इजहार का भी बयान दर्ज किया, जहां राघव ने अपना हथियार बनवाया था, और फिर राघव के दोस्त माइकल का भी बयान लिया और एक मजबूत केस बनाया। रावण्य के पकड़े जाने के लगभग 10 महीने के बाद 2 फरवरी 1969 को कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू होता है, मगर मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील केपी पवार राघव के बचाव में बोलते हैं कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जब भी कोई कत्ल किया तो उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो इस लायक नहीं है कि अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को डिफेंस कर सके। मगर सरकारी वकील एमबी वोहरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए मुंबई के पुलिस सर्जन के पास भेजा, जिन्होंने अगले 3 हफ्ते तक राघव की दिमागी हालत को परखा। फिर कोर्ट में अपने रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी किया उसे पता था वो क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट और सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट के जज सीटी दिखे ने रमन राघव उर्फ सिंधी डलवाई को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। वहां भी राघव के बचाव पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने राघव के कई इंटरव्यू लिए और अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राघव क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें इंसान को ये पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत।
जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रमन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और उसे पुणे की येरेवदा जेल भेज दिया गया। और फिर इसके 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने की वजह से ससून हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो गई। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी खूंखार और बड़े सीरियल किलर हुए हैं उनमें आज भी रमन राघव का नाम शामिल है। आज 2021 में उस घटना को हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, मगर कई लोग और बच्चे जो 1965 से 1968 के दौरान मुंबई में थे वो आज भी इसे याद करके काम चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों पूरे बॉम्बे या आज की मुंबई में आतंक का सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था रमन राघव। राघव के ऊपर कई किताबें लिखी गई, कुछ फिल्में भी बनी, जिनमें कि एक रमन राघव 2.0 है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव का तो नहीं मगर उसे इंस्पायर्ड एक सीरियल किलर का जबरदस्त रोल निभाया है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।